हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स को अपन कहें कि जो भी खास तौर से प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरियाज है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, उन सभी के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने से पहले खास तौर से जो भी मेरे फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि खास तौर से कोई भी स्टूडेंट्स जो भी बायोलॉजी, बॉटनी या CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, उन सभी के लिए ये वीडियो जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ट्रांसक्रिप्शन से पहले अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर जो DNA रेप्लिकेशन जो है उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो आज अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की पहले अपन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। एक सिंपल से लैंग्वेज में अपन कहें कि कोई भी जो DNA है, फंक्शनल DNA है, फंक्शनल DNA से एक RNA का फॉर्मेशन करना ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसको अपन बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कहें अपन कि ट्रांसक्रिप्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू DNA या फिर अपन कहें न्यू RNA इज फॉर्म्ड फ्रॉम द DNA, या फिर अपन कह सकते हैं द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन DNA कन्वर्ट इनटू RNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। कि जो भी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो DNA के अंदर प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट की जा रही है, RNA के अंदर कन्वर्ट की जा रही है, उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है उसकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना। इन्फॉर्मेशन किस में थी, DNA में थी, अभी किस में ट्रांसफर कर रहे हो आप, RNA के अंदर कर रहे हो। तो सबसे पहले अपन देखें कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की अपन बात कर रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले अपना आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ही। और ट्रांसक्रिप्शन एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन DNA कन्वर्ट इनटू RNA। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सिंपल सा फंडा है। अब इसमें देखें अपन कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, RNA पॉलीमरेज। देखिए, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट जिस एंजाइम की होती है वो एंजाइम कौन सा होता है, RNA पॉलीमरेज होता है। और RNA पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज होता है वो RNA पॉलीमरेज कितने सब यूनिट्स का बना होता है, 5 सब यूनिट्स का बना होता है। पांच सब यूनिट्स का बना होता है, जिसमें से अपन देखें सबसे पहले 2 अल्फा सब यूनिट, बीटा और बीटा डैश और ओमेगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो फैक्टर है वो होता है सिग्मा फैक्टर। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है, RNA पॉलीमरेज। तो ये RNA पॉलीमरेज है। RNA पॉलीमरेज के लिए भी अपन कहें कि RNA पॉलीमरेज होता क्या है, तो RNA पॉलीमरेज एक सिंपल सा एक एंजाइम है। और वो एंजाइम क्या करता है कि जो भी नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स आता है उन न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, वो जोड़ता जाता है। मतलब पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना ही क्या है, जोड़ने वाला जो एंजाइम है उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं, RNA पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में जो होता है वो सिंगल टाइप का होता है। कैसा होता है, सिंगल टाइप का जो एंजाइम होता है वो देखने को मिलता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं कि कौन से RNA का सिंथेसिस करना, उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो एंजाइम्स है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल प्रकार का जो RNA है वो क्या करता है, सिंथेसिस all टाइप्स ऑफ RNA। सभी RNA का जो सिंथेसिस है वो कौन कर सकता है, एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज कर सकता है, जिसके अंदर अपन कहें 5 प्रकार के सब यूनिट्स पाई जाती है। अल्फा 2 तो अल्फा सब यूनिट पाई जाती है, और बीटा, बीटा डैश और ओमेगा पाई जाती है। इनके अलग अलग अगर अपन फंक्शन देखें कि जो इनके अलग अलग फंक्शन अपन देखें कि RNA पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज की ये सब यूनिट्स हैं, ये कैसे कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है।
या फिर इससे पहले अपन देखें कि पहले चीज ट्रांसक्रिप्शन होना किसका है, डीएनए का। किस डीएनए का, फंक्शनल डीएनए का। किसका, फंक्शनल डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन किसका होना है, फंक्शनल डीएनए का होता है। और फंक्शनल डीएनए ही क्या कहलाता है कि फ्रेगमेंट ऑफ या सेगमेंट ऑफ फंक्शनल डीएनए इज नोन एज जीन। उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। इसका मतलब किसी भी जीन का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो ट्रांसक्रिप्शन जो फंक्शनल डीएनए है, उस फंक्शनल डीएनए में दो प्रकार के सीक्वेंस हमेशा देखने को मिलती है। जैसे ये एक अपन डीएनए का फ्रेगमेंट लें, इस डीएनए फ्रेगमेंट्स में एक इस प्रकार की सीक्वेंस पाई जाती है और एक इस प्रकार की सीक्वेंस पाई जाती है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो यहाँ पर जो पहली सीक्वेंस होती है इसे तो अपन बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर और ये आ जाएगा टर्मिनेटर। मतलब दो सीक्वेंस हो गई, एक तो प्रमोटर हो गया और दूसरा जो है वो क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया। और बीच की जो सीक्वेंस है जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसे अपन क्या कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस। इसे अपन क्या कहेंगे, कोडिंग सीक्वेंस कहेंगे। और ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है प्रमोटर से। स्टार्ट यहां से स्टार्ट होता है और जहां टर्मिनेटर आता है यहां पर क्या होता है, स्टॉप होता है। इसका मतलब अपन कहें कि जो स्टार्ट यहां से हुआ तो अपन इस स्टार्ट को यहां लिखें, तो यहां से लेकर इस प्रकार से ये सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। तो डीएनए से आरएनए की जो लंबाई है वो कितनी हुई, ये हुई। इसका मतलब जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा, कोडिंग सीक्वेंस से जो बनता है आरएनए वही क्या होता है, एक फंक्शनल आरएनए होता है। इसके अलावा जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो नॉन ट्रांसक्रिप्शनल होते हैं, इनका भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है और इसका भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर अपन देखें कि कोई भी जो डीएनए है वो एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डीएनए सीक्वेंस है। यहाँ पर प्रमोटर आपने बता ही दिया कि प्रमोटर से स्टार्ट होता है, टर्मिनेटर पर जाकर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है। आगे अपन देखें, और जो एमआरएनए बनता है वो किसका बनता है, केवल कोडिंग सीक्वेंस का आरएनए बनता है। इसमें अब अपन देखें कि जो एंजाइम यूज में आता है ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए, जो मेन एंजाइम जो यूज में आता है वो कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का जो सिंथेसिस होता है वो किस साइड में होता है, या फिर अपन कहें ट्रांसक्रिप्शन का जो सिंथेसिस होता है या ट्रांसक्रिप्शन होता है वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे डबल हेलिक्स जो डीएनए है, इस प्रकार से जो डीएनए है ये जैसे डीएनए है, सबसे पहले किसी भी डीएनए का अगर आपको क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन करना है, और ट्रांसक्रिप्शन करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डबल हेलिक्स में, इनको क्या करना है, ब्रेक करना है। इनको जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से एक ओपन लूप जो है वो दिखाई बनता है। इस प्रकार से एक ओपन लूप का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इस ओपन लूप में सपोज यहाँ पर क्या है, प्रमोटर है और यहाँ पर क्या है, टर्मिनेटर है। तो यहाँ से इनका सिंथेसिस होना चाहिए। यहाँ से जो
आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर आकर बाइंड होगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से बाइंड होकर वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और यहाँ से जो है वो आरएनए का सिंथेसिस कर देगा। किसके ऊपर, इस स्ट्रैंड के ऊपर। और ये जो स्ट्रैंड है वो क्या होता है, इसका टेम्पलेट होता है। तो इसको अपन आगे अपन डायग्राम देखें, इसको, इस डायग्राम को ऐसे अपन बना के देखें कि इस प्रकार का डायग्राम है। यहाँ पर ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड हैं। यहाँ पे देखिए अपन 5 प्राइम, यहाँ पे देखिए अपन 3 प्राइम, और ये आ जाएगा 3 प्राइम, और ये आ जाएगा 5 प्राइम। इसमें से आपको पहली चीज़, किसी भी आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए किसी भी न्यूक्लियोटाइड या सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, या फिर नहीं पड़ती है अपन कहें। तो यहाँ पर अपन देखें सीक्वेंस कहाँ पे करनी है अपन को, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रमोटर है, प्रमोटर में यहाँ पर अपन +1 मान ले, ये प्रमोटर साइट है, प्रमोटर से ये +1 मान ले, तो यहाँ से डीएनए इसका आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। और यहाँ क्या था, टर्मिनेटर था। तो यहाँ तक बाइंड हो गया या फिर यहाँ तक सिंथेसिस हो गया। तो ये जो क्या है, ये आरएनए है, ये जो डीएनए है, कौन सा डीएनए है, ये टेम्पलेट डीएनए है। और इसी टेम्पलेट डीएनए को अपन कह सकते हैं नॉनसेंस डीएनए। ये इसको अपन क्या कह सकते हैं, नॉनसेंस डीएनए कह सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है नॉनसेंस डीएनए की। दूसरा जो डीएनए, ऊपर वाला जो डीएनए है वो कैसा है, नॉन टेम्पलेट है। ये कैसा है, नॉन टेम्पलेट है। ये जो है ये नॉन टेम्पलेट। और नॉन टेम्पलेट जो डीएनए होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंस डीएनए। जो डीएनए टेम्पलेट के रूप में यूज में नहीं आता है उसे तो सेंस डीएनए कहते हैं, और जो टेम्पलेट के रूप में जो डीएनए यूज में आता है उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन सेंस डीएनए कहते हैं। इसका मतलब जो इसके ऊपर सीक्वेंस होगी, सपोज A T C G C T A, ये सीक्वेंस होगी। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होगी, जैसे A है, A के ऊपर U आ जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा वो A आ जाएगा, G C G और A और U, ये सीक्वेंस बनेगी किसकी, आरएनए की। इसका मतलब आरएनए के ऊपर बनने वाली जो सीक्वेंस होती है वो किसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है, तो अपन कहें नॉन सेंस जो डीएनए है उसकी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं इनका जो मेथड है होने का वो इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ से अपन डबल बॉन्ड को अपन ब्रेक करें तो वो आ जाएगा हेलिकेज एंजाइम, और सिंथेसिस करने के लिए जो आ जाएगा वो आ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज, इसको ये आपको एक मैंने बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बताइए आपको कि बेसिक होता कैसे है। कि सबसे पहले समझने के लिए अपने को आता है कि सबसे पहले कोई डीएनए है, उसमें डबल स्टैंडर्ड जो है वो कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हुए हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हुए हैं, वो बाइंड एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है। तो यहाँ पर जैसे ये हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हेलिकेज एंजाइम के द्वारा इनको तोड़ा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, और ये एक लूप बनता है, इसे अपन क्या कहते हैं, ओपन लूप भी कह सकते हैं। ओपन लूप भी कहते हैं। इस ओपन लूप में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रमोटर से स्टार्ट होता है। आगे अपन देखेंगे प्रमोटर से स्टार्ट कैसे होता है। तो यहाँ पर प्रमोटर से स्टार्ट होता है और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे अंत होता है, मतलब रुक कहाँ जाता है, लास्ट में जाके टर्मिनेटर पे जाके रुक भी जाता है। और इस प्रकार से इनके सीक्वेंस को अपन जो इनके डीएनए होते हैं, जो टेम्पलेट्स होते हैं, जिसके ऊपर डीएनए या स्ट्रैंड
जिसके ऊपर आरएनए का सिंथेसिस होता है उसे तो अपन क्या बोलते हैं, नॉन सेंस डीएनए। और जिसके ऊपर रिमेनिंग जो डीएनए स्ट्रैंड है जो बच जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन टेम्पलेट, या फिर इसे अपन कहते हैं सेंस डीएनए। ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। आगे अपन देखें, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अपन देखें सिग्मा फैक्टर, इसे अपन क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर सबसे पहले तो आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए। किसी भी डीएनए की जो प्रमोटर साइट है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो यूज में आता है वो तो कौन सा होता है, इसका सिग्मा फैक्टर यूज में आता है। इसमें एक चीज़ अपन कहें, सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसको कई बार पूछा जाता है ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन फैक्टर। मतलब अगर सिग्मा फैक्टर नहीं हो तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन है वो स्टार्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन के नाम से भी जानते हैं। सिग्मा फैक्टर जो होता है उनका मैंने फंक्शन तो बता दिया। प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए सबसे मेन जो होती है वो साइट किसके पास होती है, सिग्मा फैक्टर के साथ होती है। जब तक सिग्मा फैक्टर जो है प्रमोटर की साइट को रिकॉग्नाइज नहीं करता है तब तक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब अपन कह सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी होती है, सिग्मा फैक्टर होती है। सिग्मा फैक्टर भी जो होते हैं इन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टाइप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पे होते हैं कि किस प्रकार का जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन करना है और किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है। जैसे जो सेल्स है उस सेल्स में किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सिग्मा फैक्टर है वो यूज में आते हैं। जैसे अपन देखें इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में कौन सा सिग्मा फैक्टर यूज में आता है, नॉर्मल कंडीशन में प्रोकैरियोट्स की नॉर्मल कंडीशन अगर है तो उस टाइम में सिग्मा फैक्टर कौन सा होगा, सिग्मा फैक्टर 70 होगा। लेकिन अगर कोई विशेष कंडीशन देखें जैसे सिग्मा फैक्टर 54, सिग्मा फैक्टर 54 जो है वो खास तौर से यूज में आता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन सिंथेसिस से, या फिर अपन कहें खास तौर से कि नाइट्रोजन का जो फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उस टाइम पे, या नाइट्रोजन की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उस टाइम में जो रिक्वायरमेंट है, उस टाइम का जो रिक्वायरमेंट है कि आरएनए का सिंथेसिस किया जाता है, तो उस टाइम में कौन सा होगा, सिग्मा फैक्टर जो 54 है वो यूज में आता है नाइट्रोजन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन एसिमिलेशन, नाइट्रोजन की फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए। अगला सिग्मा फैक्टर अपन देखें जैसे सिग्मा फैक्टर 38, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर जो 38 है वो आता है ऑक्सीडेटिव रेस्पॉन्स या फिर ऑस्मोटिक रेस्पॉन्स। ऐसी कंडीशन हो कि कोई भी ऑक्सीडेटिव कंडीशंस हो, ऑस्मोटिक कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो, उस टाइम पे कौन सी सिग्मा फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी, तो सिग्मा फैक्टर 38 जो है उस टाइम में वो परफॉर्म रोल करेगा और आरएनए पॉलीमरेज के साथ में क्या होगा, बाइंड होगा। अगला अपन बात करें सिग्मा फैक्टर 32,
ये एक अपन कहें स्ट्रेस कंडीशन के अंदर अपन कहें, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर खास तौर से यूज में आता है लाइक एज हीट सोक, मतलब स्ट्रेस में तो यूज में आता है। ये तो यूज में आता है वो आता है हीट सोक जो प्रोटीन्स है उनके लिए सिंथेसिस करने के लिए। हीट सोक रेस्पॉन्स, या फिर अपन कहें हीट सोक जो प्रोटीन है उनके सिंथेसिस करने के लिए जो है वो खास तौर से यूज में आता है। आगे अपन देखें सिग्मा फैक्टर 28। जैसे सिग्मा फैक्टर जो 28 है वो खास तौर से यूज में आता है कि जब उस बैक्टीरिया को फ्लैजिला का सिंथेसिस करना हो, और जब फ्लैजिला का सिंथेसिस करना होता है तो उसमें यूज में आता है फ्लैजिला सिंथेसिस। फ्लैजेला सिंथेसिस में जो है वो सबसे ज़्यादा यूज में आता है सिग्मा 28 जब एक्सप्रेस होगा या फिर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होगा, तभी वहाँ पर फ्लैजेला से रिलेटेड जो प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन किया जा सकता है। इस प्रकार से ये जो सिग्मा फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशियल फैक्टर कौन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इनिशियल फैक्टर जो है वो आ जाएगा सिग्मा फैक्टर, और काफ़ी बार इनके फंक्शन भी पूछे जाते हैं कि सिग्मा फैक्टर जो 54 है वो कहाँ यूज में आता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन से रिलेटेड। सिग्मा फैक्टर 38 है वो कहाँ पे यूज में आता है, तो ऑक्सीडेटिव रेस्पॉन्स है या ऑस्मोटिक रेस्पॉन्स है, स्ट्रेस कंडीशन है। और सिग्मा फैक्टर 32 है वो हो जाएगा हीट सोक जो प्रोटीन्स बनती हैं उनको सिंथेसिस करने के लिए। और सिग्मा फैक्टर 28 है वो फ्लैजिला के सिंथेसिस करने के लिए यूज में आता है। तो ये हुआ अपना सिग्मा फैक्टर। आगे अपन देखें जैसे यहाँ पर अगला फैक्टर आ जाएगा अपना अल्फा फैक्टर। और अल्फा फैक्टर जो है वो भी क्या करता है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोमोटर, बट नॉट करेक्ट। यहाँ पर अपन कहें कि रिकॉग्नाइज करता जरूर है, ये किसको, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, लेकिन किस प्रकार का होता है ये, तो ये होता है नॉट करेक्ट वाली कंडीशन है इसकी, कि मतलब करेक्ट सीक्वेंस के ऊपर ये जोड़ नहीं पाता है। अगला अपन देखें जो बीटा फैक्टर, या फिर अपन कहें बीटा सब यूनिट्स। जो बीटा सब यूनिट है उसका जो मेन फंक्शन है वो है आरएनए पॉलीमरेज का। आरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज का जो मेन अपन कहें फैक्टर है या मेन जो सब यूनिट है वो कौन सी है, बीटा सब यूनिट है या बीटा फैक्टर है, जो कैसा है आरएनए पॉलीमरेज का रोल परफॉर्म करता है, मेन एंजाइम है ये कैसा है, एक मेन एंजाइम है। और अगला अपन देखें बीटा डैश सब यूनिट। और बीटा डैश जो सब यूनिट है उसका फंक्शन क्या होता है, देखा जाए तो वैसे आरएनए पॉलीमरेज में तो यूज में नहीं आता है, लेकिन ये क्या करता है, एसोसिएशन एसोसिएशन करता है किसका, डीएनए एंड आरएनए। मतलब जब डीएनए के ऊपर आरएनए का जो सिंथेसिस होता है, उस डीएनए और आरएनए के बीच में कुछ टाइम के लिए स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जो है वो यूज में आता है। तो यहाँ पर अपन इसको भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है, होल्डिंग ऑफ आरएनए विद डीएनए। जो नया जो आरएनए बन रहा है उस नए आरएनए को डीएनए के साथ में क्या करता है, ये होल्डिंग करके रखता है, मतलब कुछ टाइम के लिए उसको मेंटेन करके रखता है विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम
आयन, मैग्नीशियम आयन की सहायता से बाइंड करके रखता है। अगला ओमेगा। ओमेगा के बारे में वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा मतलब रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन या आइडेंटिफिकल फंक्शन जो है वो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कह सकते हैं कि इसका कुछ जो दिया जाता है इसके बारे में कि ओमेगा फैक्टर है वो काम क्या आता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो असेंबली है, असेंबली मेंटेन ऑफ ऑल सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की जो पांचों सब यूनिट है उन सभी यूनिटों को एक जगह इकट्ठा करने का जो फंक्शन है वो किसका है, ओमेगा का है। ये उन सभी यूनिट्स को क्या करती है, एक जगह बाइंड करके रखती है ताकि वो एक अपना फंक्शनल रोल है वो परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर अपन ने फैक्टर को समझा, अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन के जो फैक्टर्स है वो कौन से हैं, ये इस प्रकार से फैक्टर्स है, ये इनका फैक्टर्स का क्या है, रोल है। आगे अपन देखें, अब अपन देखते हैं कि प्रमोटर क्या चीज़ है। जैसे अपन देखें कि ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, प्रमोटर से होता है। प्रमोटर सीक्वेंस। देखो प्रमोटर जो सीक्वेंस है वो लगभग अपन देखें कि कितने सीक्वेंस के आसपास होती है। तो प्रमोटर जो सीक्वेंस है वो लगभग अपन कहें 60 बेस पेयर के आसपास की जो सीक्वेंस है वो देखने को मिलती है। वैसे तो काफ़ी बड़ी हो सकती है प्रमोटर साइज़, क्योंकि वेरी करती है प्रमोटर साइज़, अलग अलग जो होती है वो अलग अलग के लिए अलग अलग साइट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक अपन कॉमन प्रमोटर की बात करें कि कॉमन प्रमोटर जो होता है वो इस प्रकार से होता है। एक जनरल अपन डीएनए की स्ट्रक्चर बनाएं, ये एक डीएनए है, इस प्रकार से ये एक डीएनए है। इस डीएनए के यहाँ पर क्या होता है, प्रमोटर होता है। यहाँ पर एक अपन देखें, यहाँ पर एक कंडीशन देखें तो यहाँ पर अपना आ जाएगा टर्मिनेटर। यहाँ पर जो प्रमोटर है इस प्रमोटर में एक न्यूक्लियोटाइड को अपन डिसाइड कर ले कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड +1 है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या है, +1 है। अगर अपन इस साइड में आए अपस्ट्रीम, और इस साइड को अपन कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम है और ये क्या है, इसकी अप स्ट्रीम है। मतलब अब अपन इसको रिकॉग्नाइज करें कि देखें कैसे। तो यहाँ जो अपने डीएनए में प्रमोटर में +1 जो रिकॉग्नाइज किया है, +1 से अपन देखें कि लेफ्ट साइड की तरफ तो क्या है, अप स्ट्रीम, और प्रमोटर से राइट साइड की तरफ अपन देखें तो डाउन स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपन देखें कि ये जो प्रमोटर यहाँ तक है तो यहाँ एक +1 देखें, इस +1 के इधर वाला जो पोर्शन आएगा वो +2 अगला न्यूक्लियोटाइड, +3 अगला न्यूक्लियोटाइड, +4 अगला न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार से इनके न्यूक्लियोटाइड इधर की तरफ बढ़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे अपन, प्लस न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से जानेंगे। मतलब कोई भी न्यूक्लियोटाइड होंगे तो वो कैसे होंगे, प्लस के रूप में अपन डिनोट करेंगे। इधर की तरफ अपन देखेंगे तो ये कैसे होंगे, नेगेटिव की तरफ। अगर अपन देखें कि यहाँ पर एक सीक्वेंस देखने को मिलती है, मैं ये कहूँ कि यहाँ एक सीक्वेंस देखने को मिलती है, तो ये किस साइड में है, माइनस साइड में है। और कितने न्यूक्लियोटाइड तक है यहाँ से लेकर, तो यहाँ पर ये है -10 न्यूक्लियोटाइड। कितने, -10 न्यूक्लियोटाइड। सेम इसी प्रकार से मैं कहूँ यहाँ पर एक सीक्वेंस और देखने को मिलती है, तो ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड होती है -35 न्यूक्लियोटाइड। ये कैसे होती है, -35 न्यूक्लियोटाइड, और ये होती है -10 न्यूक्लियोटाइड। तो आपको इसकी डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो कि जो +1 है उस +1 से
10 न्यूक्लियोटाइड, मतलब अप स्ट्रीम के साइड में 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे की तरफ अगर अपन जाते हैं तो एक सीक्वेंस देखने को मिलती है। कितने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ये? 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। ये कितने न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है? 35 न्यूक्लियोटाइड की। यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 न्यूक्लियोटाइड है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ 35 न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो 35 न्यूक्लियोटाइड के आसपास की जो सीक्वेंस पाई जाती है, इसी अपन क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं। और ये जो साइट होती है इस न्यूक्लियोटाइड की साइट, कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं इसके अंदर? 35 न्यूक्लियोटाइड के आसपास इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को अपन कह सकते हैं ये जो 80 रिच सीक्वेंस होती है, टाटा बॉक्स कह सकते हैं अपन इसको, जैसे TATAA T। ये सीक्वेंस जो है इसके अंदर देखने को मिलती है, किसके अंदर? -10 सीक्वेंस। ये सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस को अपन बोल सकते हैं प्रिब्नो बॉक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। और कितने न्यूक्लियोटाइड पे होती है? 10 न्यूक्लियोटाइड के, -10 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर होती है। ये जो सीक्वेंस है इसे अपन बोल सकते हैं GC, GA, CG। ये न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंस होती है वो कहाँ पे होती है? -35 न्यूक्लियोटाइड होती है। ये कैसी होती है? GC रिच होती है। ये कैसी होती है? GC रिच होती है। जबकि ये कैसी होती है? 80 रिच होती है। इसका मतलब अपन कहें कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हमेशा किससे होती है? जो प्रोनो बॉक्स है, प्रिब्नो जो बॉक्स है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है प्रिब्नो बॉक्स के आगे जस्ट +1 से, यहाँ से। इसका मतलब ये जो बॉक्स है वो क्या होता है? ओपन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है, इनमें जो मोस्टली सीक्वेंस है वो कैसी है? 80 रिच है। और 80 रिच का मतलब एडेनिन और जो थाइमिन है उनके बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जबकि यहाँ पर अपन देखें GC के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो GC A और T के बीच में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। ये कैसे होते हैं? जल्दी ब्रेक होते हैं। जल्दी ब्रेक होते ही यहाँ पर क्या बन जाता है? एक ओपन लूप बन जाता है। और ओपन लूप बनते ही यहाँ से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होता है यहाँ से। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट हमेशा वहीं से होता है जहाँ पर 80 रिच सीक्वेंस पाई जाती हो। और इसीलिए प्रमोटर को अपन क्या कहते हैं कि प्रमोटर वह साइट होती है किसी जीन या किसी DNA की वह साइट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, वो एक विशेष स्ट्रक्चर होती है, विशेष सीक्वेंस होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर जो होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अपन देखें, कई बार टर्म यूज में आता है, एक तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और एक होता है वीक प्रमोटर। दो प्रकार के प्रमोटर हैं, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और वीक प्रमोटर। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर को अपन देखें कि स्ट्रॉन्ग किसे कहते हैं। पहली चीज़ तो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर वह प्रमोटर होगा जिसके अंदर A और T की रिच सीक्वेंस हो, A और T रिच सीक्वेंस हो। दूसरी चीज़, जहाँ A और T की रिच सीक्वेंस होगी वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रेट हाई, ट्रांसक्रिप्शन की रेट कैसी होगी? हाई होगी। बहुत स्पीड से जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जुड़ सकते हैं। वो प्रमोटर क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कहलाता है। दूसरी चीज़ देखिए अपन, वीक प्रमोटर। वीक प्रमोटर का मतलब है जिसके अंदर 80 जो सीक्वेंस है वो थोड़ी कम होती है और लूप है वो प्रॉपर रूप से नहीं बन पाता है, या ट्रांसक्रिप्शन की रेट है वो प्रॉपर रूप से नहीं बढ़ पाती है। तो ट्रांसक्रिप्शन की रेट जहाँ स्लो होगी उसे अपन क्या कहते हैं? वीक प्रमोटर कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन की रेट जहाँ से स्टार्ट से ही अधिक होती है उसे अपन क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कहते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर जो है खास तौर से जो एडेनोवायरस वगैरह हैं या फिर कोई भी वायरस है, उन वायरस के लिए यूज़ में आने वाले जितने भी जो प्रमोटर होते हैं उन वायरस की DNA में, वो सभी कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग प्रकार के होते हैं। और उनके अंदर जो एक्स्ट्रा मतलब फैक्टर्स हैं, एक्स्ट्रा जो प्रोटीन्स हैं ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती।
जबकि अपन यूकेरियोट्स का अगर देखें अपन, तो यूकेरियोट्स का जो होता है वो कैसा होता है, वीक प्रमोटर होता है। क्यों वीक प्रमोटर होता है? क्योंकि उनके ट्रांसक्रिप्शन के लिए उनको काफ़ी जो एक्स्ट्रा असेंशियल प्रोटीन्स है, एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स है वो यूज में आते हैं। किसको? ट्रांसक्रिप्शन को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए। तो वो किस प्रकार का होता है? वीक प्रमोटर है, तभी तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर उनको किसी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं पड़ती तो वैसे ही वो स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता, मतलब खुद ही पूरा फंक्शन कर लेता, जैसे प्रोकैरियोट्स का करता है। प्रोकैरियोट्स में अपन पढ़ रहे हैं ये, जैसे इसमें किसी भी प्रोटीन एक्स्ट्रा फैक्टर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि ये खुद ही पूरा काम कर लेता है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होता है बैक्टीरिया वायरसेस के अंदर। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होते हैं जिनको किसी भी एक्स्ट्रा प्रोटीन से एक्स्ट्रा फैक्टर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती अपना परफॉर्म करने के लिए अपना रोल। और वीक जो प्रमोटर होते हैं जैसे यूकेरियोट्स के होते हैं, उनके अंदर काफ़ी फैक्टर्स अगले अपन चैप्टर में देखेंगे कि यूकेरियोट्स में काफ़ी ऐसे एसेंशियल फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस करने के लिए, एनहांस करने के लिए यूज में आते हैं। तो इस प्रकार से यूकेरियोट्स के प्रमोटर कैसे होते हैं? हमेशा वीक प्रमोटर होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि प्रमोटर की जो सीक्वेंस है वो, एक तो ये सीक्वेंस पाई जाती है TAT और यहाँ पर GCGACG, ये सीक्वेंस देखने को मिलती है। ये प्रोनोबॉक्स होता है, -10 पे न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है और ये -35 न्यूक्लियोटाइड पे पाया जाता है। ये दोनों जो सीक्वेंस है किसके द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है? रिकॉग्नाइज बाय सिग्मा फैक्टर। ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है? सिग्मा फैक्टर के द्वारा रिकॉग्नाइज की जा सकती है। इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पर अपन ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? ये सिग्मा फैक्टर है। इस प्रकार से इसने किसको रिकॉग्नाइज किया है? प्रमोटर की जो सीक्वेंस है इनको क्या किया है? रिकॉग्नाइज किया है, सिग्मा फैक्टर। और जो अब जो डीएनए पॉलीमरेज या जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसको यहां से रिकॉग्नाइज करेगा। ये इसको आरएनए मतलब डीएनए मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसको रिकॉग्नाइज। तो ये इस प्रकार से अपन देखें कि सिग्मा फैक्टर को रिकॉग्नाइज करने के बाद यहाँ से जो पूरा प्रमोटर को जो कवर करेगा वो कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कंप्लीट जो साइट है उसको रिकॉग्नाइज करता है, प्रमोटर की कंप्लीट साइट। इस प्रकार से ये अपने डिस्कस किया यहाँ पर एक प्रमोटर के बारे में कि प्रमोटर किस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक अपन देखें कि जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो बाइंड हुआ है, तो ये अप्रोक्स अपन बात करें कि ये रिकॉग्नाइज करता है अप्रोक्स 40 न्यूक्लियोटाइड। ये अप्रोक्स 40 न्यूक्लियोटाइड के आसपास क्या करता है? रिकॉग्नाइज साइट को करता है। आगे अपन देखिए, जैसे इसकी स्ट्रक्चर अपन बना के देखें। जैसे सबसे पहले यहां से देखिए अपन, ये क्या है? एक डीएनए है। यहाँ पर ये एक डीएनए है और डीएनए में ये क्या है? इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इस डीएनए में सबसे पहले जो हेलिकेज एंजाइम आता है, हेलिकेज एंजाइम आता है और वो क्या करता है? इनको डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करता है। और हो सकता है यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? प्रमोटर है। तो जैसे ही यहाँ से अपन रिकॉग्नाइज इसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर बनाई है, इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर बनाई है। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो सीक्वेंस है
ये कैसी है, +1 है। +1 का मतलब है यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर कैसी है, ये प्रमोटर है। ये कैसी है, प्रमोटर सीक्वेंस है। सबसे पहले यहाँ पर जो फैक्टर की अपन बात करें कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर आकर बाइंड होता है, जैसे इस प्रकार से, और ये इस डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, मूवमेंट करता है। और यहाँ से जो आरएनए है, यहाँ से आरएनए का सिंथेसिस करता है स्टार्ट। जैसे यहाँ पर अपन देखें कि जो डीएनए की सीक्वेंस है या आरएनए की सीक्वेंस है, यहाँ पर जो था जी, फिर यहाँ पर था टी ए सी जी ए टी सी जी, और यहाँ पर आ जाएगा ए ए ए ए, ये सीक्वेंस है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे डीएनए का आरएनए का सिंथेसिस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर यू जी, और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर सी यू जी जी सी, और यहाँ पर आ जाएगा यू 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 यू। इस प्रकार से इनके बीच में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चलता रहता है। और जहाँ पर जो पॉली ए सीक्वेंस आती है, पॉली ए सीक्वेंस, वहाँ पर एक सीक्वेंस पाई जाती है, उसको अपन टर सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और ये टर सीक्वेंस जो होती है वो कैसी होती है, टर्मिनेटर सीक्वेंस होती है। यहाँ से अपन देखें कि ये जो आरएनए है, ये क्या है, आरएनए जो है वो बना है न्यू वाला आरएनए, ये न्यू आरएनए बना है, प्रेजेंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। और यहाँ से इसको रिकॉग्नाइज करने वाला जो है उसके साथ में ये अपन यहाँ दिखा सकते हैं, ये आ जाएगा सिग्मा फैक्टर। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर, और ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रकार से इसको सिंथेसिस कंटिन्यू करता चला जाता है। यहाँ पर अपन देखें, अब आरएनए पॉलीमरेज के पास 2 फंक्शनल सब यूनिट होती है, 2 फंक्शनल सब यूनिट। और अपन जो आरएनए पॉलीमरेज की जो बात कर रहे हैं, खासतौर से वो किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर बीटा सब यूनिट है। क्यों, इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज का जो मेन फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, तो बीटा सब यूनिट कर रहे हैं। और बीटा सब यूनिट की 2 फंक्शनल यूनिट है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं, एक तो इनिशिएशन सब यूनिट, और सेकंड आ जाएगा एलोंगेशन सब यूनिट। तो 2 प्रकार के सब यूनिट होगी, इनिशिएशन और एलोंगेशन। इनिशिएशन जो सब यूनिट है वो इनहिबिट की जाती है अगर यहाँ पर एक एंटीबायोटिक डाल दी जाए, जैसे रिफाम्पसिन जो एंटीबायोटिक है, जैसे यहाँ पर अपन देखें रिफाम्पसिन, ये क्या करती है, साइट को इनहिबिट करती है। इसका मतलब अगर रिफाम्पसिन आप डालते हो तो केवल इनिशियल सब यूनिट को क्या करता है, ये ब्लॉक करता है। इसका मतलब इनिशिएशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नॉट, ट्रांसक्रिप्शन नॉट स्टार्ट, नॉट स्टार्ट। ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन ही नहीं होगा अगर आपने इसमें रिफाम्पसिन एंटीबायोटिक डाल दी है। अगला अपन देखें,
अगली सब यूनिट है, मतलब अगली जो इलोंगेशन है वो किसके द्वारा इनिबिट होती है, स्ट्रेप्टोलाइडिजिन एंटीबायोटिक। अगर ये डाला जाए तो इनिशिएशन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब प्रोटीन का या मतलब अपन कहें आरएनए का सिंथेसिस कैसा होगा, स्टार्ट होगा। इस कंडीशन में इनिशिएशन तो कंप्लीट होगा, इनिशिएशन स्टार्ट, इनिशिएशन तो होगा लेकिन इलोंगेशन इनहिबिटेड। मतलब ये केवल जो स्ट्रेप्टोलाइडिजिन है ये केवल इलोंगेशन को ब्लो करता है, ना कि इनिशिएशन को। रिफाम्सिन जो है वो केवल इनिशिएशन को ब्लो करता है, ना कि इलोंगेशन को। तो ज़्यादा जो हानिकारक है वो कौन सी है, रिफाम्सिन है, क्योंकि इनिशिएशन ही नहीं करने देती वो। और स्ट्रेप्टोलाइडिजिन जो है वो इलोंगेशन नहीं करने देती लेकिन स्टार्ट कर सकता है। इस प्रकार से काफ़ी बार इनके जो एंटीबायोटिक के रोल है वो भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अपन देखें यहाँ अपन देखें कि जो इनिशिएशन जो होता है, जैसे अपन इसके हाफ की स्टडी करें, यहाँ से अपन ये अपन एक हाफ लूप की स्टडी करें, यहाँ से अपन देखें +1, ये +1 है, ये +1 है। यहाँ पर जो सीक्वेंस पाई जाएगी ये कैसा है, -1 है, ये -1 है, और ये +1, ये +1। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कहाँ से करना है अपने को, +1 से स्टार्ट करना है। और +1 से जब स्टार्ट करना है तो यहाँ पर जो सीक्वेंस पाई जाएगी वो पाई जाएगी या तो G और या A। कौन सा न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, या तो G पाया जाएगा या फिर A पाया जाएगा। यहाँ पर अपन देखें +2, यहाँ पर पाया जाएगा मोस्टली थाइमिन। यहाँ पर कौन सा होगा, मोस्टली थाइमिन न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर हो सकता है कोई C हो, -1 में कोई भी हो सकता है, C हो सकता है। लेकिन आपको जहाँ तक अगर ऐसे आपको देखना है कि +1 पे मोस्टली न्यूक्लियोटाइड कौन सा देखने को मिलता है, तो या तो G मिलेगा या फिर A मिलेगा। G और A जो है वो एक इनिशियल न्यूक्लियोटाइड होता है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशियल न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद में +2 जो है उसके ऊपर हो सकता है थाइमिन प्रेजेंट हो। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इस प्रकार से इसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ अपन देखें, कि किसी भी ट्रांसक्रिप्शन को जैसे अपन ट्रांसक्रिप्शन देखें कि ट्रांसक्रिप्शन में किसी डीएनए की 2 प्रकार की कंडीशन हो सकती है, एक तो नेगेटिव सुपरकोइलिंग और एक पॉजिटिव सुपरकोइलिंग। तो यहाँ पर अपन बात करें नेगेटिव सुपर कोइलिंग, और सेकंड आ जाएगा पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, तो इसमें जहाँ नेगेटिव सुपर कोइलिंग है, जिस डीएनए में नेगेटिव सुपर कोइलिंग देखने को मिलती है वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जो रेट होगी, ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होगी, हाई होगी। मतलब नेगेटिव सुपर कोइलिंग का मतलब समझ रहे हैं अपन कि कोई भी जो डीएनए है, जैसे इस कंडीशन में है, ये सुपर कोइलिंग है उसकी, अगर यहाँ से इसमें इस प्रकार से देखने को मिले कि लूप है, उनकी जो कोइलिंग है वो थोड़ी सी खोल दी जाए तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन अगर इनकी सुपर कोइलिंग पॉजिटिव वे में बढ़ा दिया जाए, और ज़्यादा कोइलिंग कर दी जाए, जैसे इस प्रकार से ये तो हाई है और ये इस प्रकार से है, और ये इनके ऊपर वापस से कोइलिंग हो जाए,
इस प्रकार की जो है वो प्लस कोइलिंग कहलाती है। तो जो भी पॉजिटिव सुपर कोइलिंग होती है वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रेट क्या होती है, लो होती है, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर रूप से डीएनए ओपन नहीं हो पा रहा है। ओपन नहीं हो पा रहा तो यहाँ पर रेट जो ट्रांसक्रिप्शन की होगी वो होगी कम, और जहाँ नेगेटिव सुपर कोइलिंग होगी दैट मीन्स डीएनए जो है वो रिलैक्स फॉर्म में होगा या डबल स्ट्रैंड डीएनए के फॉर्म में होगा, ओपन होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की रेट हाई होगी। तो ये जो फैक्टर है वो इसको ट्रांसक्रिप्शन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या इसको मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें, कभी कभी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, चेंज। मतलब अगर इस डीएनए का सिंथेसिस करना है यहाँ से अगर इस पे आरएनए का सिंथेसिस किया गया है तो यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज था और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और दूसरा जाएगा, कुछ टाइम ये चलेगा, फिर ये रिमूव हो जाएगा और फिर क्या होगा, तीसरा जाएगा। इस प्रकार से एक ट्रांसक्रिप्शन में अलग अलग जो है आरएनए पॉलीमरेज है वो इन्वॉल्व होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से निकलते जाते हैं और नए आरएनए पॉलीमरेज है वो आते रहते हैं। तो पहले वाला जो आरएनए पॉलीमरेज जो निकलता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, एब्रोटिव आरएनए पॉलीमरेज, या फिर अपन कह सकते हैं एब्रोटिव ट्रांसक्रिप्शन। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एब्रोटिव ट्रांसक्रिप्शन भी कह सकते हैं। एब्रोटिव ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, यहाँ पर रुक जाता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से निकल गया तो उसे अपन क्या कहते हैं, एब्रोटिव ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है लेकिन दूसरा आता है फिर वो वापस से स्टार्ट कर देता है। तो बीच में जो गैप आता है उसी को अपन क्या कहते हैं, एब्रोटिव ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जब आरएनए पॉलीमरेज है वो चेंज करते हैं। दूसरी चीज़ है, जब आरएनए पॉलीमरेज, अगर ये आरएनए पॉलीमरेज है इस प्रकार से, इसके अंदर से ये कंडीशन है, डीएनए निकल रहा है इसके अंदर से, तो यहाँ पर मूवमेंट जो है वो किस में होता है, डीएनए के अंदर होता है। मतलब डीएनए जो मूवमेंट है वो इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन इधर हो रहा है तो ये इधर मूवमेंट कर रहा है, और ये कैसा होता है, स्टेबल होता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज है वो मूवमेंट नहीं करता है, उसमें कौन करता है, डीएनए मूवमेंट करता है, और आरएनए पॉलीमरेज है उनको सिंथेसिस करता जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें कुछ कंडीशन अपन देखिए, बैक्टीरियोफेज के अंदर जैसे इसमें कितनी होती है ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज के अंदर 5 यूनिट होती है। लेकिन अगर अपन देखें कुछ बैक्टीरियोफेज अगर अपन देखें तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जैसे T3, T5 और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर सिंगल यूनिट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है, सिंगल यूनिट का बना होता है, किसके अंदर, बैक्टीरियोफेज T3 और T5 और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। दूसरी चीज़ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 2 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, 2 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज। एक आरएनए पॉलीमरेज तो होगा सिंगल सेल यूनिट, वो तो कैसा होगा,
बैक्टीरियोफेज, दूसरा होगा मल्टी सब यूनिट, जो कैसा होगा बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया जैसा भी इसमें आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है और बैक्टीरियोफाज जैसा भी आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो सिंगल सब यूनिट भी आरएनए पॉलीमरेज है और मल्टी सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज भी इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये इसकी बात कर रहे थे अपन। आगे अपन देखिए, कुछ कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है जैसे कपल रिएक्शन, ये कैसी है कपल रिएक्शन? कपल रिएक्शन में है कि यदि ये आरएनए डीएनए है इस प्रकार से और यहाँ से जो है आरएनए का सिंथेसिस हुआ है, एमआरएनए का सिंथेसिस हुआ है और ये 5 प्राइम, और यहाँ पर आके क्या बाइंड हो गया, यहाँ पे क्या आके बाइंड हो गया, राइबोसोम। मतलब यहाँ पर ट्रांसलेशन, और यहाँ पे क्या चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। मतलब प्रोकैरियोट्स में ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि इधर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और पीछे पीछे ट्रांसलेशन चल रहा है, और जब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ देखने को मिलता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कपल्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और कपल्ड रिएक्शन जो प्रोसेस है वो खाली प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है, यूकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि यूकैरियोट्स में देखने को क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है, उसके मॉडिफिकेशंस होते हैं, लाइक एज उसमें एक्सॉन सीक्वेंस उसको जोड़ा जाता है, इंट्रॉन्स को निकाला जाता है, मतलब स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है, 5 प्राइम कैपिंग होती है, 3 प्राइम टेलिंग होती है, ये सभी चीज़ें प्रोसेस होती है। उसके बाद में उसमें क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस देखने को मिलता है। और कपल रिएक्शन है वो देखने को मिलती है केवल प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कपल रिएक्शन जो है वो देखने को मिलती है। अगला अपन देखें कि कभी कभी ऐसा होता है प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन सेम टाइम में चलने लगती है। सेम टाइम में डीएनए रेप्लिकेशन भी होने लगता है और ट्रांसक्रिप्शन भी होने लगता है। अगर ऐसी कंडीशन आपको पूछा जाए कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन साथ चल गई तो अब आप क्या करोगे, तो उस टाइम में ट्रांसक्रिप्शन को क्या किया जाता है, पोज। कुछ टाइम के लिए उसको पोज कर दिया जाता है, इसको कंप्लीट किया जाता है, इसको कंप्लीट किया जाता है, इसको पोज किया जाता है। जैसे ही ये डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर दिया जाता है, स्टार्ट, इसको वापस से स्टार्ट कर दिया जाता है। ये कंडीशन केवल प्रोकैरियोट्स वगैरह में देखने को मिलती है। आगे अपन इसकी थर्ड प्रोसेस देखें, टर्मिनेशन। आगे अपन देखें टर्मिनेशन। अगला पॉइंट आ जाएगा टर्मिनेशन। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का जो टर्मिनेशन होता है वो 2 प्रकार से होता है, 2 मेथड हैं। टू मेथड है। इसमें एक तो आ जाएगा रो इंडिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, और दूसरा जो फैक्टर आ जाएगा रो डिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। टर्मिनेशन 2 प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, रो फैक्टर और रो फैक्टर डिपेंडेंट। यहाँ पर अपन कह सकते हैं
कि नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा प्रोटीन, नॉट नीड एक्स्ट्रा फैक्टर, इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। इसको इंट्रेंसिक, इसको इंट्रेंसिक टर्मिनेशन, इसको किस नाम से जानते हैं? इंट्रेंसिक टर्मिनेशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनेशन होती है, जो टर्मिनेशन या फिर अपन कहें ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसा फेवरेबल कंडीशन बनती है कि उसमें विदाउट किसी एक्स्ट्रा प्रोटीन के टर्मिनेशन हो जाता है। तो इसलिए ये किस प्रकार का है? इंट्रेंसिक टर्मिनेशन है। इसे अपन एंडोजीनियस भी कह सकते हैं। एंडोजीनियस टर्मिनेशन। इसमें जो रोल होता है, वो मेन जो रोल होता है, रोल ऑफ हेयर पिन लूप। इसमें हेयर पिन लूप्स बनते हैं क्योंकि इसके अंदर रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिलती है, रिपीटेड सीक्वेंस देखने को मिलती है, जीसी रिच। इसमें जीसी रिच रिपीटेड सीक्वेंस आती है और वो रिपीटेड सीक्वेंस जो है वो क्या बना? टर्मिनेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अपन देखें कि इस स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये डीएनए है। इस डीएनए से यहाँ पे क्या चल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। और यहाँ पर बन जाएगा 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। और मैंने बता ही दिया, लास्ट में जहाँ टर्मिनेशन होनी होती है वहाँ पर पॉली ए चेन देखने को मिलती है। और पॉली ए चेन यदि जहाँ मिलेगी तो वहाँ पर जो पॉली यू देखने को मिलती है, इस प्रकार से ये इसकी क्या है? टर्मिनेटर सीक्वेंस है। जहाँ पर पॉली ए सीक्वेंस देखने को मिलेगी वहाँ पर इंटरेक्शन कैसा होगा? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा? वीक होगा, क्योंकि कैसा होगा? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर जो है एक रिपीटेटेड सीक्वेंस देखने को मिली। जैसे इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पर एक रिपीटेटेड सीक्वेंस है, ये रिपीटेड सीक्वेंस है, जैसे सी जी जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर ये बाइंड करेगी तो यहाँ पर जी जी सी ये सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस दोनों जो मिलकर आपस में क्या बना ली? एक हेयर पिन लूप बना ली। ये जो है वो क्या कहलाता है? हेयर पिन लूप। ये एक लूप बना है। इस लूप पर एक विशेष प्रकार की जो प्रोटीन्स है, जैसे नस ए प्रोटीन, नस ए प्रोटीन, ये आकर बाइंड होती है। नस ए प्रोटीन वैसे देखा जाए तो एक छोटा सा पार्ट है, किसका है? आरएनए पॉलीमरेज का ही एक पार्ट है। और ये नस प्रोटीन ए जो है वो कहाँ पे आके बाइंड होती है? इस पर आकर बाइंड होती है हेयर पिन लूप के ऊपर। और जैसे इसके ऊपर बाइंड होती है ये, तो यहाँ पर क्या होता है? वेट, यहाँ पर वजन बढ़ता है। वजन बढ़ने के कारण से यहाँ पर कैसा है? वीक इंट्रैक्शन है। और जैसे जैसे वजन बढ़ता है, कुछ टाइम के लिए अगर ये वेट लटका रहता है तो धीरे धीरे यहाँ की इंट्रैक्शन है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं। और ब्रेक होने के बाद में यहाँ से जो आरएनए है वो यहाँ से निकल जाता है, मतलब अलग सेपरेट हो जाता है। और यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है पॉली यू सीक्वेंस देखने को मिलती है। और ये जो सीक्वेंस जो होती है ये कैसी होती है? पॉली यू सीक्वेंस होती है। इस प्रकार से ये कैसा है? रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन है। और अगला जो फैक्टर है या फिर अगला टर्मिनेशन का जो मेथड है वो कैसा है? रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है। यहाँ पर अपन देखें,
रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। यहाँ पर अपन देखें ये किस प्रकार की है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो यहाँ पर एक जो जीनियस टर्मिनेशन है, एक्सट्रिंसिक प्रकार का टर्मिनेशन है। एक्सट्रिंसिक टर्मिनेशन है, इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। एक्स्ट्रा फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है जिसे अपन क्या कहते हैं, RH-O फैक्टर के नाम से जानते हैं। और ये जो होती है वो क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। और ये प्रोटीन जो है वो RNA की एक साइट पाई जाती है जिसे अपन रूट साइट कहते हैं, RUT, रूट साइट। उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रूट साइट को रिकॉग्नाइज करता है और यहाँ पर इसको क्या करता है, टर्मिनेट करता है। अब अपन देखें कि जो रो फैक्टर है, रो फैक्टर होता क्या है। रो फैक्टर एक प्रोटीन का बना हुआ फैक्टर है जिसमें दो प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है, टू एक्टिविटी। कि ये टर्मिनेशन क्यों करता है, क्यों करने के पीछे कारण क्या है कि रो फैक्टर में दो प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है। एक तो हेलिकेज एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी पाई जाती है एटीपेज। मतलब एटीपी हाइड्रोलाइसिस। एटीपी को यूज में लेते हुए एक जो डोमेन है वो तो है एटीपेज वाला और एक डोमेन है वो कैसा है, हेलिकेज है। तो पहली जो एटीपेज जो यूनिट है या डोमेन है, जैसे अपन कहें यहाँ पर अपन इस प्रकार का है, इस प्रकार की दो हैं। ये कैसी है, एटीपेज है और ये कैसी है, हेलिकेज है। इसने एटीपी को यूज में लिया, एटीपी को यूज में लेकर उसकी जो हाइड्रोलाइसिस करता है एटीपी को, उससे एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी को ट्रांसफर करता है किसके अंदर, हेलिकेज के अंदर। और हेलिकेज जो है वो क्या करता है, जो डीएनए है और आरएनए है इनके बीच में बने जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको क्या करता है, ये ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के कारण से जो आरएनए होता है वो यहाँ से सेपरेट होता है। इसका मतलब आरएनए और डीएनए के बीच में जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करने के लिए एक्टिविटी पाई जाती है हेलिकेज, और उसको एनर्जी प्रोवाइड कराया जाता है तो उसके अंदर एटीपेज एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये जो इसका फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, रो फैक्टर का फंक्शन है। और जो मैंने बताया रूट जो साइट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रो यूटिलाइजेशन साइट भी बोलते हैं इसको, रो यूटिलाइजेशन साइट बोलते हैं। इसलिए इसका क्या नाम है, रूट नाम है। क्यों, रो फैक्टर के द्वारा इसको यूटिलाइज किया जाता है या इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसलिए इसे रो फैक्टर के नाम से या फिर रूट के नाम से भी जानते हैं। सबसे मेन पार्ट है आपको यूज में रखना है कि जो रो फैक्टर है उसमें दो प्रकार की एक्टिविटी देखने को मिलती है, एक तो हेलिकेज एक्टिविटी और दूसरी एटीपेज एक्टिविटी। एटीपेज जो एक्टिविटी है उसको अपन क्या कह सकते हैं, एटीपी हाइड्रोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ अपन देखें कि जो रो फैक्टर है वो 275 किलो डाल्टन की एक प्रोटीन होती है। कैसी होती है, 275 किलो डाल्टन की एक प्रोटीन होती है। और ये जो प्रोटीन है वो कैसी होती है, हेक्सामर, मतलब 6 सब यूनिट की हेक्सामर होती है। 6 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 275 किलो डाल्टन होता है। और रो फैक्टर में दो प्रकार की एक्टिविटी पाई जाती है, हेलिकेज और एटीपेज। इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि जो आरएनए का फॉर्मेशन है या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। तो आज का काफ़ी अपना जो लॉन्ग वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और फिर भी किसी प्रकार के डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको अगला जो वीडियो है वो अवेलेबल हो सके। तो आज के अपना यही वीडियो जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।